Hello and welcome to Clipboard Education. Today we will discuss chapter 11 of class 8th NCERT Science. The name of the chapter is Force and Pressure. So let's start. फोर्स बल होता क्या है? अ पुश और अ पुल. क्या धकेलना बल है या खींचना बल है? सबसे पहला पॉइंट देखते हैं. अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स. चाहे बल धकेलने के रूप में हो चाहे खींचने के रूप में, मीन्स फोर्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ पुश और इन द फॉर्म ऑफ अ पुल. सेकेंड पॉइंट है फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर. यदि हम किसी वस्तु पर बल दो तीन बल लगा रहे हैं या बहुत से बल लगा रहे हैं, एक ही दिशा में लगा रहे हैं, तो वो सारे बल जुड़ेंगे. मीन्स जिस वस्तु पे मानो आप किसी बड़े पत्थर को खिसकाने का प्रयास कर रहे हो, यू आर गोना टू ट्राई टू मूव अ very big rock and you apply forces of different magnitudes. So what will be the result? All the forces will ultimately add to one another and move that rock. बहुत से बल उस चट्टान पे एक साथ काम करेंगे, एक ही दिशा में काम करेंगे, तो वो चट्टान जल्दी मूव हो जाएगी. If the two, तीसरा पॉइंट देखते हैं. If the two forces act in opposite direction on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. यदि आप चट्टान पर जिसको आपको खिसकाना था उस पर आप विपरीत दिशाओं से बल लगा रहे हो, एक बल लगा रहे हो लेफ्ट साइड से, दूसरा लगा रहे हो राइट साइड से, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को काउंटर करेंगे. सो जो चट्टान पे नेट वाला आ रहा होगा ना, दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. सो चौथा पॉइंट देखते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. यदि किसी बल की जो परिमाण है, किसी बल का परिमाण ही उसकी स्ट्रेंथ होती है. यदि मैं कहूँ कितनी क्षमता का बल, कितना पावरफुल बल लगा रहे हो, आप कितना तेज़ बल लगा रहे हो, तो वो कैसे मापेंगे हम? उसकी क्वांटिटी से कि मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया, मैंने 10 न्यूटन का बल लगाया, तो उसमें जो 10 है ना वो मैग्नीट्यूड है और न्यूटन क्या है, उसका यूनिट है, मात्रक है. अब हम जानते हैं अंतिम बिंदु है इस स्लाइड में कि अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. गति की दिशा बदल सकता है बल. याद रखना है, यदि कोई छोटा सा बर्तन सीढ़ियों पे खिसक रहा था और आपने क्या किया, बल लगा के उसको रोक दिया, तो आपने क्या किया, गति की दिशा को बदल दिया, गतिशील वस्तु को स्थिर कर दिया. या मान लो कोई गेंद आपके पास आ रही थी, आप फील्ड में क्रिकेट खेल रहे हो और आपके पास गेंद आई और आपने बल लगाकर उसे दूसरी दिशा में फेंक दिया, तो आपने क्या की, गति की दिशा चेंज की. नेक्स्ट स्लाइड. आगे है द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप. क्या बल किसी वस्तु पर आरोपित होकर उसका आकार भी बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मटके बनाते हैं, पिक्चर्स, यदि कुम्हार के पास जाएंगे तो वो बल लगा के एक मिट्टी से दिया भी बना सकता है और उसी मिट्टी से उसमें एक दूसरे रेशियो में बल लगा के, किसी दूसरे अनुपात में बल लगा के उसी मिट्टी से वो बहुत बड़े घड़े का निर्माण भी कर सकता है. तो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन मॉडिफाई द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. आगे है कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है? जो 1 to 1 कॉन्टैक्ट करने पर जो फोर्सेस एक्टिवेट होते हैं, जैसे मस्कुलर फोर्स, ठीक है, जैसे द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स माने जब हम कुश्ती करते हैं तो क्या लगाते, कौन सा बल लगा रहे हैं, मस्कुलर फोर्स. तो उसमें तो कांटेक्ट में आते हैं ना, दो वस्तुएं, दो खिलाड़ी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तभी मस्कुलर जो फोर्स है एक दूसरे के ऊपर आरोपित कर पाएंगे. दूसरा है फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या होता है, जब भी कोई गतिशील वस्तु किसी स्थिर चीज़ पर या किसी गतिशील चीज़ पर मूव करती है, तो उस गतिशील वस्तु पर एक फ्रिक्शन, एक ऐसा बल लगता है जो उसकी गति की दिशा को, उसकी गति की स्पीड को कम करता है. घर्षण क्या है, मतलब गति का विरोधी घर्षण है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. जितनी भी गतिशील वस्तुएं हैं उन पर घर्षण बल काम करता है. घर्षण बल है क्या, और घर्षण बल माने कि गति का विरोध.
एक विरोधी बल कार्य करता है। जब भी कोई गतिशील वस्तु कभी भी मोशन में आएगी, कभी भी गतिशील होगी, जब भी मूव कर रही होगी कोई भी गतिशील वस्तु, तो उस पर क्या होगा, एक बल काम करेगा जो उसकी गति की दिशा के विपरीत होगा और उसकी गति का विरोध करेगा। तो इस प्रकार के बल को घर्षण बल कहते हैं। एग्जाम्पल कि जैसे गेंद जब ग्राउंड में घूम रही है ना, थोड़ा दूर अपने आप, जैसे हमने गेंद को फेंका, थोड़ा दूर गेंद ट्रेवल करेगी, फिर अपने आप रुक जाएगी। मतलब उस पर क्या कर रहा है, हर एक मोमेंट जब भी वो मूव करे उस पर एक घर्षण बल कार्य कर रहा है, जो उसकी गति की जो स्पीड है उसको लगातार कम कर रहा है। स्टेट ऑफ मोशन का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाई इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यदि मैं कहूँ स्टेट ऑफ मोशन है क्या, तो इसे आपको दो चीज़ें समझनी है। स्टेट ऑफ मोशन है कि उसकी स्पीड और कितनी स्पीड से गति कर रही है कोई चीज़, और किस दिशा में गति कर रही है। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन, जो वर्ड आता है स्टेट ऑफ मोशन से, हमें उस ऑब्जेक्ट की दो चीज़ें समझनी है, द स्पीड एट विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड सेकेंड इज द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। और जब विरामावस्था होती है तभी गति जीरो होती है। एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर स्टेट ऑफ मोशन। चाहे विरामावस्था में हो चाहे गति में हो, तो उन दोनों को ही हम गति की अवस्थाएं स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं। तो स्टेट ऑफ मोशन से हमें क्या समझना है, स्टेट ऑफ मोशन समझना है कि जब भी ये वर्ड प्रयोग होगा तो इसे दो चीज़ें हमें समझना है। एक तो स्पीड, कितनी स्पीड से कोई चीज़ घूम रही है, या और दूसरी चीज़ समझना है उसकी दिशा, किस दिशा में वो ट्रेवल कर रही है। आगे देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अभी तो हमने स्पर्श बल देखे थे, अस्पर्श बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जिसमें हम कॉन्टैक्ट में आते ही नहीं, जैसे मैग्नेटिक फोर्स। यदि हम चुंबकीय विपरीत ध्रुवों को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, और यदि समान सजातीय ध्रुवों को आसपास लेके आते हैं चुंबकीय, तो वो प्रतिकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, आपने देखा होगा कि बचपन में हम जो स्केल होता था उसको बालों से रगड़ के उसको छोटे छोटे जितने भी कागज़ डले होते थे क्लास में उनको खींचते थे, और वो छोटे छोटे कागज़ उस हमारे चाहे कंगा हो चाहे स्केल हो, उससे चिपक जाते थे, जिसको भी हमने अपने बालों में घुस के हम उसके कागज़ों के ऊपर घुमा रहे हैं। तो छोटे छोटे जितने भी कागज़ के टुकड़े थे वो उससे कंघे से या स्केल से चिपक जाते थे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाई अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। किसी भी आवेशित वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित वस्तु या अनावेशित वस्तु पर जो बल आरोपित होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जैसे यदि दो चार्ज हैं, प्लस प्लस हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो या इसमें क्या होता था, इस वाले केसेस में जब हम अपने कंघा बालों से रगड़ के कागज़ों को इकट्ठा करते थे, उसमें कंघा जैसे बालों से रगड़ा ना तो कंघा आवेशित हो जाता था, और जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े ज़मीन पर डले हैं वो अनावेशित हैं। तो इसमें इस चीज़ में केस होता था द चार्ज्ड बॉडी ओवर एन अनचार्ज्ड बॉडी, क्योंकि कागज़ के टुकड़े तो अनावेशित हैं और कंघा आवेशित है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है या तो वो दोनों ही चार्ज्ड बॉडी के बीच में लगेगा या चार्ज्ड बॉडी और अनचार्ज्ड बॉडी के बीच में लगेगा। ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण फोर्सेस तो हम पढ़ चुकी हैं, न्यूटन ने इसकी खोज की थी। ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स fall towards the earth because it pulls them. The force is called the force of gravity or just gravity. This is an attractive force. The force of gravity acts on all objects. गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के केंद्र में हर चीज़ का खींचना ही, कि जितनी भी हमारे धरातल पर वस्तु हैं वो पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचती हैं। क्यों खींचती है? क्योंकि गुरुत्व बल कार्य करता है पृथ्वी के केंद्र के ऊपर। और एक कैसा बल है? इट्स एन अट्रैक्टिव फोर्स। यह आकर्षण वाला बल है। कभी भी गुरुत्वाकर्षण विपरीत दिशा में काम नहीं करता। ऐसे नहीं करेगा कि आपको ज़मीन से आसमान में लेके जाए, आपको प्रतिकर्षित करे। हमेशा जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है और सभी वस्तुओं पर काम करेगा। ऐसा नहीं कि एक छोटी सी चींटी के ऊपर काम नहीं कर रहा है या बहुत से बड़े हाथी के ऊपर काम नहीं कर रहा है, सभी के ऊपर काम करेगा। आगे देखते हैं, सेकंड लास्ट स्लाइड है। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रेविटी से रिलेटेड क्या है। ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट्स अ फोर्स
ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा ही नहीं है कि केवल पृथ्वी ही गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करती है, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें भी गुरुत्वाकर्षण होता है, लेकिन बहुत सूक्ष्म मात्रा में होता है, क्योंकि पृथ्वी तो बहुत बड़ी है और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटी वस्तुएं हैं, बस हो गई, इनके ऊपर भी, इनमें भी कोई भी मास ऑब्जेक्ट हो उसमें उन दोनों के बीच में बल लगेगा। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही सूक्ष्म एक रेशियो में हैं, बहुत ही एक नगण्य इनका साइज है पृथ्वी की तुलना में, तो इनके जो बीच जो इनकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है बहुत ही कमज़ोर होती है। तो पृथ्वी पर जितनी ही वस्तु हैं, ग्रेविटी ऐसा नहीं कि केवल पृथ्वी के गुण हैं, सभी जितने मास ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे हैं सभी एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं। अब जानते प्रेशर, दबाव क्या होता है। हमेशा याद रखना, दबाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड अ प्रेशर। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दबाव कहलाता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बटे एरिया। जैसे हमने एक बल लगाया किसी एरिया के ऊपर, तो उस जिस एरिया के ऊपर आपने बल लगाया और फोर्स जो लगाया उसके यदि हम भाग दे दें बल में उस क्षेत्रफल का, तो आपका दबाव निकल आएगा। यही कारण है कि जो पतली कील होती है वो दीवार में आसानी से हम उसको ठोक देते हैं, लेकिन बड़ी जो मोटी सी कील है उसको ठोक नहीं पाते, क्योंकि जो पतली कील है उसका तो क्षेत्रफल बहुत कम है और जो फोर्स लगा रहे हैं तो वो तो लिमिटेड है, जिससे प्रेशर बढ़ जाएगा यदि एरिया कम है। और यही यदि बहुत मोटी कील हुई तो एरिया बढ़ जाएगा और फोर्स तो हमारा लिमिटेड है। मान लो हम 5 न्यूटन का बल लगा रहे थे तो जो प्रेशर है वो घट जाएगा, क्योंकि एरिया तो बहुत बड़ा है और एरिया तो बटे में है ना, तो प्रेशर कम हो जाएगा। इसलिए जो बड़ी मोटी कील होगी बहुत धीमे धीमे ठुकेगी। लिक्विड एंड गैसेस टू एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। जो गैसेस भी दबाव लगाती हैं और पानी भी दबाव लगाता है अपने चारों ओर की जिसमें भी भरा है उसकी दीवारों पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वातावरणीय दबाव क्या होता है। हमारे चारों ओर जो भी वायु का आवरण है वो हमारे ऊपर दबाव डालता है, इसको हम कहते हैं वातावरणीय दबाव। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन अ कॉलम ऑफ यूनिट एरिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वातावरणीय दबाव क्या है। यह वायु का गुरुत्वाकर्षण बल है किसी यूनिट एरिया पर काम करने वाला। यदि किसी यूनिट एरिया पर आप क्या करो, जो वायु की ग्रेविटी का जो बल काउंट करो तो वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इतना। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्लाइड है, रबर शकर क्या होता है। अब देखो, रबर शकर माने जो चिपकने वाला, आप उसको ज़मीन में लगा दोगे तो चिपक जाएगा। जैसे वैक्यूम पंप होता है ना, उसको आप यदि उसकी अंदर फर्श पर उसको थोड़ा दबाव लगा के चिपका दो तो फिर वो निकलेगा नहीं, बहुत मुश्किल से निकलता, बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। व्हेन यू प्रेस द शकर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप एंड द सरफेस escapes आउट। द शकर स्टिक्स टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्ट्स ऑन इट। अब देखो, हमने जो शकर था खींचने वाला था उसको क्या किया हमने, उसको हमने बल लगा के धरातल पर चिपका दिया, ठीक है। और अब इसको निकालना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि वातावरणीय दबाव इसके चारों ओर, इसके चारों ओर वातावरणीय जो वातावरण का दबाव है वो भी काम कर रहा है। सो व्हेन यू प्रेस द शकर मोस्ट ऑफ द एयर, जो भी कप और सरफेस के बीच में हवा है वो निकल जाती है और वातावरणीय दबाव इस पर काम करता है, तो फिर उसको निकालना बहुत फर्ज से बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब हमारा बल वातावरणीय दबाव की बल जो है ना उससे बढ़ जाएगा, तभी हम इसको जो शकर है उसको ज़मीन से निकाल पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और चैप्टर 12 हम जल्दी ही क्लासेस में ख़त्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।